नमस्ते। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, इस अध्याय में हम परमाणु संबंधी विभिन्न मत, साथ ही रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु, तत्व के अणु, यौगिक के अणु, आयन तथा प्रतीक व रासायनिक सूत्र, आणविक द्रव्यमान व मोलर द्रव्यमान की जानकारी लेंगे। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया कि जो पदार्थ है उसकी विभाज्यता के मत के बारे में बहुत से भारत के दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने परमाणु संबंधी अपने मत दिए। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, और जो अविभाज्य कण था उन्होंने इसे परमाणु नाम दिया। इसी प्रकार एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कत्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा था, अर्थात इन्हें और आगे विभाजित नहीं किया गया। इंग्लिश में इस अविभाज्य कण परमाणु को एटम कहा। वैज्ञानिक आंतवा ए लवाइजियर, उन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक आंतवा ए लवाइजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। उन्होंने लवाइजियर ने प्राउस्ट के साथ मिलकर बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य किए। उसके पश्चात दो नियमों को प्रतिपादन किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जानकारी लेंगे। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। इस नियम को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या देखते हैं हम? आपको सामने एक्स वाई एक टेबल दे रखी है। आपने देखा होगा एक्स में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। इसी प्रकार से वाई वाले युग्म में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड ये दे रखे हैं। इनमें से हम कोई भी एक जोड़ा लेंगे, चाहे कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ले लो या बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट ले लेंगे। अब इनका अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करेंगे। इसके पश्चात जो हमारे पास विलयन तैयार है उसमें से जो वाई विलयन है, इस वाई विलयन को शंक्वाकार जो ये फ्लास्क दे रखा है इसके अंदर हम डालेंगे। ये वाई विलयन किसका होगा? सोडियम कार्बोनेट का। कितने? 10 ml में जल में घुला हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक का जो विलयन है उसको क्या करेंगे, एक छोटी परख नली ये दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और उस परख नली को इस प्रकार से एक धागे की सहायता से लटकाएंगे कि दोनों द्रव आपस में मिश्रित न हो। साथ ही ऊपर हम इसमें ये कार्क को कस देंगे, जिससे अंदर का पदार्थ बाहर न जा सके। अब क्या करेंगे कि जो शंक्वाकार फ्लास्क है इसका पूरा हम तोल ज्ञात कर लेते हैं। तोलने के पश्चात
हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास छोटी परख नली है इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और घुमाने के उपरांत क्या होता है, इसका विलयन वायु विलयन में मिल जाता है और यहाँ क्रिया संपन्न होती है और इस प्रकार से पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है और कुछ गैस प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, पुनः इस फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये फ्लास्क था उसका जो वजन है जैसे पहले हमने जो लिया था उसके बराबर आता है, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम स्थिर अनुपात के नियम को देखेंगे। स्थिर अनुपात के नियम में लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण के रूप में हम जल को लेंगे। जल का जैसे अपन सूत्र जानते हैं क्या होता है, H2O। अब जल किससे मिलकर के बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और किससे होता है, ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो कितना होता है, 1:8 होता है। अब जल चाहे हमें कहीं से भी प्राप्त हो, इसी प्रकार से जैसे अब ये अपने ने कैसे अनुपात प्राप्त किया, तो आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, इसका परमाणु भार 1 है ना, H2 है तो 2 हो गया। इसका अनुपात ज्ञात करना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे हम तो 1:8। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना प्राप्त होता है हमें, 1:8, चाहे वो जल हमें कहीं से भी प्राप्त होता हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को देखेंगे। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में इन दोनों नियमों की पुष्टि करी। पहला द्रव्यमान संरक्षण की और दूसरा था स्थिर अनुपात के नियम की। अब जॉन डाल्टन, इनका जन्म 1766 में एक इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। अब 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व हों, यौगिक हों, मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है इसमें दोनों नियम की पुष्टि हो रही है। जो आपने एक पॉइंट अभी देखा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। यह नियम किसकी पुष्टि करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। साथ ही इसके भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अब हम परमाणु संबंधी जानकारी देखेंगे। जब इन तथ्यों से हमने स्पष्ट किया कि तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। अपवाद के रूप में उत्कृष्ट गैसें,
जैसे जो भी अक्रिय गैसें हैं वो अक्रियाशील होती हैं और स्वतंत्र विचरण प्रकृति में करती हैं। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी कि जिस प्रकार से एक इमारत है, इमारत कैसे खड़ी होगी? कमरे बनने पे। कमरा कहाँ से बनेगा? पहले दीवार बनेगी, फिर कमरा बनेगा, फिर इमारत होगी। और दीवार कहाँ से शुरू होगी? सबसे पहले जब हम एक ईंट को रखते हैं तो ईंट, फिर ईंट की सबसे छोटी इकाई रेत का कण होगी। तो सबसे छोटी इकाई जो रेत का कण है वो यहाँ पर क्या होगी? परमाणु होगी। इसी प्रकार से परमाणु छोटा से छोटा कण होता है और इसे हम मतलब जो इसकी हम मोटाई या हम कह देंगे कि इसको किससे मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10 की पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर के होता है। कुछ परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या यहाँ दे रखी है। हाइड्रोजन परमाणु की 10 की पावर -10, जल अणु की 10 की पावर -9, हीमोग्लोबिन अणु की 10 की पावर -8, रेत के कण की 10 की पावर -4, चींटी की 10 की पावर -3, सेब की 10 की पावर -1। अब हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही प्रतीक शब्द आता है तो प्रतीक होता क्या है? प्रतीक किसी तत्व को उसके संकेत के रूप में लिखना प्रतीक कहलाता है। जैसे हम कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को S से, ऐसे और भी कई प्रतीक हम देखेंगे। अब डाल्टन के अनुसार, क्योंकि डाल्टन ने बताया सबसे पहले कि प्रतीक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रतीक तत्व के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता है, या एक हो या दो अक्षर होंगे। प्रारंभ में तो तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए, क्योंकि पहले हमें नाम ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस आधार पर नामकरण करें। तो उन्होंने क्या सोचा कि जहां पर जो तत्व पाया गया वहां के नाम से। तो कॉपर का नाम इसी प्रकार साइप्रस से उत्पन्न हुआ। कुछ तत्व के नामों को उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण। स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। अब हम आधुनिक या अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था के द्वारा जो हमने IUPAC नाम एक स्वीकृत कराया है कि अभी यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी भी देश, किसी भी कोने में जाकर के यदि हम एल्युमिनियम को एल्युमिनियम AL से ही व्यक्त करेंगे, न कि कोई दूसरा शब्द होगा। आपने देखा होगा कि एरिया बटने से भाषा चेंज हो जाती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था एक ऐसा है कि यदि हम कहीं पर भी किसी भी देश में जाएं तो हम हाइड्रोजन को H से ही जानेंगे, न कि और कोई दूसरे नाम से। इसी प्रकार IUPAC के अनुसार अधिकतर तत्वों के प्रतीक के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर AL एल्युमिनियम का दे रखा है। अब यहाँ अपने पास क्या है? एल्युमिनियम। तो यहाँ क्या कर रखा अपन ने? A बड़ा और L छोटा, जबकि अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, L बड़ा और L भी बड़ा। यदि हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। ये हमारा सही रूप है। इसी प्रकार से कुछ तत्व के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर से को संयुक्त करके बनते हैं, जैसे Cl, Zn आदि। अन्य तत्व के प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया जाता है। जैसे लोहे का Fe फेरम शब्द से लिया गया है। इसी प्रकार से सोडियम का नेट्रियम शब्द से लिया गया है। अब हम परमाणु द्रव्यमान की जानकारी लेंगे। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं की औसत द्रव्यमान का C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23।
इसी प्रकार से हमें और भी कम से कम कैल्शियम तक के हमें परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। अब इसके बाद हम परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं इस पॉइंट की जानकारी लेंगे। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं इसकी जानकारी लेंगे। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु या आयन का निर्माण करते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में मिलकर द्रव्य या पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। साथ ही हम यह कह सकते हैं कि हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का अनुभव कर सकते हैं। अब हम अणु की जानकारी लेंगे। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व यौगिक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अब हमें यहाँ ज्ञात हुआ है कि परमाणु और अणु इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सबसे पहला अंतर तो यही है कि परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जबकि अणु दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है। साथ ही परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जबकि जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अब हम तत्व के अणु की जानकारी लेंगे। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम आदि। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अधातुएं होती है ज्यादातर यह द्विपरमाणुक होती हैं। जैसे ऑक्सीजन का आपने देखा, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बनता है, O2। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन में हमने देखा था कि Cl2। इसी से निष्कर्ष निकलता है हम एक परमाणुकता की परिभाषा देंगे। अतः परमाणुकता होती क्या है, तो अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। कुछ तत्व जैसे अधातु और धातु, इनके यहाँ नाम दे रखे मैंने, और उसके साथ ही उनकी परमाणुकता है। जैसे आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। आर्गन एक परमाणुक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। धातुओं में भी जैसे सोडियम एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक है। इसी प्रकार से और भी आपको धातुओं की परमाणुकता की जानकारी होनी चाहिए। अब हम यौगिक के अणु की जानकारी लेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे जल, जल में कौन कौन से तत्व जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? 1:8। इसी प्रकार से अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनका अनुपात क्या होगा? 14:3। अभी अपन ने स्थिर अनुपात के नियम में देखा था कि यौगिक जो भी होगा उसमें क्या होता है, यौगिक चाहे कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, लेकिन उनका जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो क्या होता है? निश्चित होता है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन व ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना होगा? 3:8। अब हम आयन की जानकारी लेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन में जैसे हमने धातु के देखें, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। संकेत आप देख रहे हो इसके, Na+, के ऊपर प्लस है, Ag के ऊपर प्लस है, Cu के ऊपर प्लस है, Mg के ऊपर +2 है। मतलब ये इनकी संयोजकता भी होती है और ये इन पर आवेश भी होता है। इसी प्रकार से अधात्विक तत्व और बहुपरमाणुक आयन में भी आप देख रहे हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड में देखिए OH-1 है, नाइट्रेट में NO3-1 है। इसी प्रकार से ब्रोमाइड Br में -1 है। तो हमें ये सारणी तैयार करनी होगी, क्योंकि यदि हमें ये आयन और धातु अधातु के आयन और हमें संकेत याद होंगे तो हमको रासायनिक सूत्र लिखने में कोई समस्या नहीं जाएगी। और इस सारणी का आप बार बार अध्ययन करेंगे तो हमें वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। अब रासायनिक सूत्र लिखना, तो रासायनिक सूत्र होते क्या हैं? जब क्या होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम प्रतीक के द्वारा समीकरण के रूप में लिखते हैं।
या समीकरण के रूप में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगी, और जब उसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो वो रासायनिक सूत्र होता है। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोराइड, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो धातु होती है वो बाईं ओर होती है और हर धातु हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। इसके साथ ही बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयन की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या समान हो दोनों में, धातु और अधातु में, तो कोष्टक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से हम कुछ सूत्र लिख करके मैं आपको समझाऊंगी। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसके प्रतीकों को लिखना पड़ता है। प्रतीक लिखने के बाद हम उनकी संयोजकता लिखेंगे। संयोजकता में भी क्या करेंगे, क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सूत्र दे रखा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। अभी हमने कैसे प्राप्त किया, तो देखो तत्व का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का H, Cl का क्या है, क्लोराइड का क्या है, Cl। Cl की संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, 1-। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1+। 1+ और माइनस, अब क्या होगा, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है ना, तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, क्लोरीन की संयोजकता से क्रॉस करवाएंगे और क्लोरीन की हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनेगा। इसी प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखेंगे। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, क्लोराइड का क्या होता है, Cl। कार्बन की संयोजकता 4, Cl की 1। अब क्या करेंगे, C जो प्रतीक है उसको किसके, Cl की संयोजकता से क्रॉस करवाएंगे। इसी प्रकार से Cl प्रतीक को कार्बन की संयोजकता से क्रॉस कराएंगे। तो क्या देखते हैं, सूत्र क्या बन जाएगा, C के आगे 1 है तो हम 1 नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार Cl लिख रहे हैं और इसके संयोजकता कितनी आएगी, इसमें 4 आएगी। तो इस प्रकार से ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हुआ। अब हम और भी सूत्र देखेंगे। जैसे यहाँ हम मैग्नीशियम क्लोराइड की जानकारी लेंगे। मैग्नीशियम क्या है, सिंबल इसका Mg, क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, इसी प्रकार Cl की होती है -2। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की क्लोराइड की संयोजकता से वज्र गुणा करेंगे। इसी प्रकार क्लोराइड की मैग्नीशियम से करेंगे। तो अब देखो मैग्नीशियम के आगे तो क्या आएगा, 1, और Cl के आगे क्या आना चाहिए, 2, क्योंकि Mg की संयोजकता कितनी थी, 2। तो वज्र गुणा करने पर इसकी संयोजकता इस पे आ जाएगी, Mg के ऊपर Cl की आ जाएगी और Cl के ऊपर Mg की आ जाएगी। इस प्रकार से MgCl2 का निर्माण हुआ। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड को देखेंगे। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ऑक्साइड का O, ऑक्साइड की संयोजकता -2, कैल्शियम की संयोजकता +2। कैल्शियम की इससे अपन वज्र गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन की इससे कर देंगे, तो हमारे पास क्या सूत्र तैयार हो जाएगा, Ca। अब हम Ca2 और O2 ये बन रहा है, तो ये 2 दोनों में है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, और क्या बन जाएगा सूत्र हमारे पास, CaO। इस प्रकार से हम और भी यौगिकों की संरचना बना सकते हैं। एक सोडियम नाइट्रेट है, ये बहुपरमाणुक में आ रहा है, NO3। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ NO3 है, यहाँ क्या संयोजकता है, इसके पीछे क्या कोष्टक बनाना होगा, तो नहीं, क्योंकि सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1, ये सोडियम है। यहाँ नाइट्रेट है, इसकी संयोजकता क्या है, -1, सोडियम की माइनस इससे हो जाएगी और NO3 की सोडियम से हो जाएगी। अब Na के आगे क्या आ रहा है, 1, NO3 के आगे भी क्या आ रहा है, 1, है ना। तो हम ये 1 और 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, और सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, NaNO3। ये इस प्रकार से हम और भी सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। अभी आपको इसके पहले मैंने आयन की एक सारणी बताई थी, है ना, धातु और अधातु वाली। सोडियम, पोटेशियम, है ना, धन आयन उनके ऊपर थे, इधर उनके ऋण आयन थे। हम कोई भी एक उसको लेकर के क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ऐसे आप सूत्र का अध्ययन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे।
अब हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे किसको लेंगे, सोडियम क्लोराइड का। समझ लो हमें अणुभार ज्ञात करना है। अब सोडियम क्लोराइड अणु है, इसमें क्या क्या है, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो सोडियम का परमाणु कितना है, परमाणु भार 23, क्लोरीन का कितना है 35.5। दोनों को हमने क्या करा, जोड़ा। जोड़ने पे हमारे पास क्या आया 58.5 और यू मतलब यूनिट, उसकी इकाई लिखी जाती है। इस प्रकार से हम और का भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। मोल अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणु, आयनों आदि को गिनने की इकाई होती है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु उपस्थित होते हैं, जिनको हम एवोगैड्रो की संख्या कहते हैं। अब आता है मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हम इस अध्याय में हमें सबसे ज्यादा आयंस, उसके साथ ही हमें रासायनिक सूत्र को बार बार लिख करके हम अध्ययन करेंगे, तो हमें अच्छी तरह से वो तैयारी हो जाएगी। फिर भी आपको कभी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी मुझसे ले सकते हैं।